आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इस समय हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का लेटेस्ट वर्जन यानी 2021 के टीजीटी पीजीटी लेवल का जो प्रैक्टिस सेट है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इसके पहले के सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से बाकायदा उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें 26-27 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और ये कलेक्शन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और इसके आगे बहुत सारा अभी प्रैक्टिस सेट हमें अपलोड करना है, उसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को पुश कर दीजिए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग का परीक्षा अब एकदम सर पे आ चुका है। 6-7 अगस्त 2021 को वो महासंग्राम है जिसमें अपना सब कुछ लगा करके एक सीट सुरक्षित कर लेना है। ये मेरा प्रयत्न है, मेरा प्रयास है। और आप लगन से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करते रहेंगे तो निश्चित है कि ईश्वर आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है इसको देख लिया जाए। खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की क्या परिभाषा है? तो पूरा हम विकल्प नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा, हम सीधे आंसर पर ही आएंगे। ठीक है ना? तो खंड काव्य की जो परिभाषा है वह है ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा जो प्रस्तुत की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? किस धारा के अंतर्गत किया जाता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, 2 का आपका है विकल्प नंबर ए, यानी कि 120 अनुच्छेद 120 के अंतर्गत जो है यह संसद में हिंदी अंग्रेजी में कार्य किया जाता है। तीसरा देखिए, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के अंतर्गत आएगा? पंकज किस शब्द के अंतर्गत आएगा? रूढ़ के अंतर्गत, निरर्थक या यौगिक या योगरूढ़? तो सीधे हम लोग आएंगे आंसर पर, डी है, योगरूढ़ के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के सार्थक योग से बनते हैं और उसका एक एक अर्थ निकलता है, उसका शाब्दिक अर्थ ही जैसे सविधा होता है उसे शाब्दिक अर्थ ले लिया जाता है। यौगिक शब्द 2 या 2 शब्दों के योग से बनते हैं, 2 शब्दों या 2 के अधिक योग से, जैसे पाठ धनशाला पाठशाला, गौधनशाला गौशाला। ठीक है ना? ऐसे बनते हैं। जबकि रूढ़ शब्द जो है लोटा मोटा आया खाया कटहल ऐसे कुछ मतलब बनते हैं। योग रूढ़ उसे कहते हैं जो उसका एक अन्य अर्थ लगाया जाए, जैसे बहुब्रीहि समास में एक अन्य अर्थ लिया जाता है। जैसे यह पंकज पंक धन ज 2 शब्दों के योग से बना है, लेकिन यह यौगिक न होकर के पंकज का अर्थ क्या होगा? पंकज का अर्थ होगा कमल। तो जब अन्य अर्थ का बोध हो तो वहाँ क्या होता है? योगरूढ़ शब्द होता है। तो ऐसे जब भी कोई ऐसा शब्द आए, जैसे मान लिया अगर कभी आ जाए कि लंबोदर शब्द किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो लंबोदर भी योगरूढ़ के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है ना? ऐसे समझ लेना चाहिए। हालांकि इस पर मैं समय दे दिया हूँ, आपका समय नुकसान न हो इसके लिए, आप सब लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन अब ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। आइए देखा जाए। चौथा, छात्रों ने 2 पुस्तकें लिखी, इसका सही संस्कृत में अनुवाद होगा। तो 4 का हो जाएगा दोस्तों सी, छात्र 2 पुस्तकों क्रीतः, यही होगा। ठीक है ना? चलिए, 5वां देखिए, याच धातु योगे केवलम कारकम च एकमेव। यह सूत्र जो है किसके अंतर्गत है? तो कर्म कारक का ये जो है कि सूत्र है ये। ठीक है ना? आइए 6वां देखा जाए, यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? आपको ये बताना है। तो 6 का है सी, षष्ठी और सप्तमी विधायक का ये विभक्तियों का ये विधायक है। ठीक है ना? 7 देखिए, पठ धातु
परमस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, तो 7 का हो जाएगा डी पठिष्यामि। 8 देखिए, सहसा विदिधित न क्रियाम इस सुक्ति से युक्त रचना है, क्या है आपको ये बताना है। तो 8 का है बी किराताजूर्नियम। किराताजूर्नियम में ये लिखा हुआ है सहसा विदिधित न क्रियाम, ठीक है ना। 8 देख लिया जाए, 9 देख लिया जाए। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं, तो 9 का हो जाएगा आपका डी उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित। ये तीनों गुण जो है माघ के अंतर्गत थे। 10वां देखिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है, तो 10 का आपका हो जाएगा ए अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा जो है यह वह शब्द है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ठीक है ना। 11 देखिए, मानक हिंदी व्याकरण में कारक का वह व्याकरण कोटि है जो, तो 11 का आपका हो जाएगा डी। 11 का हो जाएगा डी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है, वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की क्या परिभाषा है आपको बताना है। तो इसका विकल्प है दोस्तों ए भाषा मानव सुख के ध्वन्यंगों से निश्रित सामाजिक स्वीकृत प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। 13 देखिए, 13वां देख लिया जाए, आप किस कथन को असंगत मानते हैं, कौन सा कथन आप असंगत मानते हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है 13 का सी। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना होता है और वाद का अर्थ पुनः उसके बाद लिख देना होता है, ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है ना। 14 देखिए, 14 पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है आपको ये बताना है। तो 14 का है ए भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिक जो है इसका प्रयोग करता है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करता है। 15 देख लीजिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं, सी बोली कहते हैं। 16 सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना गया है, तो 16 का है ए ब्राचड़ से, ब्राचड़ नामक अपभ्रंश से सिंधी भाषा उत्पन्न माना गया है, ठीक है ना। आइए 17 देख लिया जाए कि जिस साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है ना। 18 देखिए, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 18 का भी अलंकार जो है काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ठीक है ना। 19 देखिए, 19 क्या है, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों 19 का आपका है डी, जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है, यानी कि यह वाक्य ही गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि यह वाक्य ही आपका विकल्प है, ठीक है। 20 देखिए, पीयूषो कहे संदेशड़ा हे भंवरा हे काग शोधन विरह जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग, इन पंक्ति में कौन सा छंद है। तो 20 का है बी, ये दोहा छंद है, क्योंकि यह पदमाव से लिया गया है और दोहा और चौपाई दो छंद में उसकी रचना हुई है। तो आइए देखिए 21 साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावात्मकम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है। तो 21 का है ए भट्टनायक, ठीक है ना। 22 देखिए, 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों है सी, में पर जो होता है जानते हैं अधिकरण कारक होता है। 23 देखिए, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह
बहुत कम मिलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 23 का है ए व्यंजन विपर्यय, व्यंजन विपर्यय के द्वारा जो है किसका ये विकसित रूप है, वाराणसी का बनारस जो विकसित रूप हुआ है। 24 देखिए कंकन क्वड़ित रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुझको सता रही। तो इसमें पूछ रहा है उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष परिलक्षित होता है, कौन सा काव्य दोष परिलक्षित होता है। तो दोस्तों जो है इसमें च्युत संस्कृत दोष परिलक्षित होता है, ठीक है ना, इसमें च्युत संस्कृत दोष परिलक्षित होता है। 25 देखिए जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 25 का हो जाएगा सी काकु वक्रोक्ति। 26 देखिए तरुरी पुधर देख के बिरहिन तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है। तो 26 का दोस्तों है डी क्लिष्टत्व काव्य दोष, यानी जो रचना कठिन हो, जिसका अर्थ बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, उसको क्लिष्टत्व काव्य दोष कहा जाता है। 27 देखिए मैं तो गिरधर के घर जाऊं गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कि 27 का है ए माधुर्य काव्य गुण है। 28 देखिए व्यंग्य जीव है कवित्व में अर्थ शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग प्रसंग। तो 28 का ये किस आचार्य का ये कथन है आपको ये बताना है। तो 28 का है डी ये प्रताप शाही का कथन है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो 29 का है दोस्तों ए कि ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, यही कथन जो है कि सही नहीं है, ठीक है ना। 30 देखिए 30 तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, यह का विलक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है, ठीक है ना। तद दोषो शब्दार्थो, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको अक्सर ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ तद दोषो शब्दार्थो शब्द, इसको ध्यान दे दीजिएगा दो शब्द, तद दोषो शब्दार्थो जो आएगा वह जो है कि हमेशा मम्मट का ही लगाइएगा, ठीक है ना, मम्मट का है ये। 31 देखिए 31 कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है। तो यह कथन जो है 31 का है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 32 देखिए निम्नलिखित साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे आपको ये बताना है। तो दोस्तों 32 का आपका हो जाएगा 32 का बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 33 देखिए 33 क्या कह रहा है कि जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार। तो 33 का हो जाएगा सी ये निर्मला जैन का है, ठीक है ना। 34 देखिए लगता नहीं है दिल मेरा, यह किसकी आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। 34 का है बी 34 का बी कृष्णा अग्निहोत्री का है, ये आत्मकथा है, ठीक है ना। आइए 35 यात्रा से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। तो 35 का है ए, तो ए का मतलब आपका हो जाएगा एक का है 4, ध्यान दीजिएगा, एक का है 4, तो मतलब यहाँ ध्यान दीजिए 35 का जो दिया है ए, ठीक है ना, 35 का ए जो दिया है इससे देखिए एक का है क्या 4, तो यानी कि कितना अकेला आकाश का हो जाएगा नरेश मेहता। बी का है 1 यानी कि जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का है। और सी का है 2
यानी कि आंखों देखा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का है। और डी का है 5 अंतहीन आकाश, जो है कि विश्वनाथ तिवारी का है। तो इस तरह से ये विकल्प है। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं 35 के बाद 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा के लेखक हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा लेखक हैं, यात्रावृत्त के लेखक कौन, आपको ये बताना है। तो 36 का है बी गोपाल राम गहमरी। 37 तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है। तो 37 का है दोस्तों डी, ये नगेंद्र जी का है। 38 देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं। तो 38 का है ए शिवदान सिंह चौहान, ठीक है ना। लक्ष्मीपुरा यह माना जाता है पहला इनका रिपोर्टाज ग्रंथ। बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं, कौन हैं। तो आपका है 39 का ए, ठीक है ना। 39 का ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 40 अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। तो 40 का है वी सत्यवती मल्लिक। 41 देखिए, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा किस साहित्यकार ने साकार किया है। तो 41 का दोस्तों हो जाएगा डी, जैनेन्द्र कुमार ने। कौन किया है, जैनेन्द्र कुमार ने। आगे देखिए 42, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। 42, तो आइए दोस्तों, आपका बचपन जो है यही आत्मकथा है। 43 देखिए, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य का अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 43 का आपका हो जाएगा डी, क्या सही नहीं है। तो 43 का है डी कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम से कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी के आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 44 जो प्रश्न है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका पहला इसका जो विकल्प है 44 का जो विकल्प यह है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किया था 44 का सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आइए 45 देख लिया जाए। 45 कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। तो 45 का है सी, परमानंद श्रीवास्तव। 46 देख लिया जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों तो 46 का है सी, समीक्षा के सिद्धांत मानदंड स्थापना के ऐतिहासिक काम को आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता का आधार पर क्रियान्वित करने का गुरुत्व दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। ये गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो यानी कि यही आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 47 देख लिया जाए कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इनमें से किस आलोचक का है। तो 47 का है सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है ये, ठीक है ना। आइए 48 देख लिया जाए। 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तुओं का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, ठीक है ना। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो 48 का आपका हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। 49 देखिए, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति के साथ का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है, आपको ये बताना है। तो 49 का है बी, युद्ध और नारी। 49 का क्या है, बी, युद्ध और नारी। 50 देखिए,
पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो 50 का हो जाएगा सी, संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। 51 देखिए, 51 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में, तो 51 का आपका हो जाएगा डी, नामदेव। नामदेव का नाम पहले आता है। 52 देखिए, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जाता है? तो 52 का है ए, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी को जो है ये वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जाता है। 53 देखिए, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी में अनुवाद यानी रूपांतरण क्या है? तो सेवा सदन है। सेवा सदन जो है यह उर्दू में लिखा गया था बाजार हुस्न के नाम से, प्रेमचंद जी ने बाद में इसको हिंदी में उसका रूपांतरण किया है। 54 देखिए, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो 54 का है बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है ना। 55 देखिए, मुन्नी बाई किसका उपन्यास है? मुन्नी बाई किसका उपन्यास है? तो दोस्तों 55 का है ए, प्रदीप सौरभ। 56 देखिए, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज एक जगह का नाम है जो किस उपन्यास में उसका वर्णन किया गया, आपको ये बताना है। तो यह है राग दरबारी, बी। 57 देखिए, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? शेष कादंबरी, तो 57 का हो जाएगा डी, अलका सरावगी। 58 देखिए, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? तो 58 हो जाएगा बी, शिव प्रसाद सिंह। 59 देखिए, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो 59 का है ए, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया में इसका पूरा किया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया है। अब आपका है 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, पद अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है किसका है? तो 60 का है सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 61 देखिए, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। 61 यह प्रसाद किस नाटक का कथन है? तो 61 का हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त नाटक का ये कथन है। ठीक है ना। आगे देखिए, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। 62 उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में है? तो 62 का है सी, अंधा युग में है ये। ठीक है ना। 63 देखिए, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो 63 का है ए, भुवनेश्वर प्रसाद ने। किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद ने की है। ठीक है ना। 64 देखिए, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? 54 का आपका है ए, बड़ी लड़की। 54 का क्या है? ए, बड़ी लड़की। 55 देखिए, 55 निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? आपको ये बताना है कौन पारसी नाटककार नहीं है। तो दोस्तों 65 का हो जाएगा सी, विपिन कुमार अग्रवाल जो है पारसी नाटककार नहीं, बाकी 3 लोग हैं। 66 अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? अंधा युग। ठीक है ना। तो इसमें उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है?
मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मैंने वाक्य किसने कहा है तो उसको आप बताएंगे। 66 का हो जाएगा सी, धृतराष्ट्र। किसका ये कथन है? ये है धृतराष्ट्र का कथन है। 67 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? आपको ये बताना है। तो सुवासिनी एक नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त से कोई प्रेम भाव नहीं रखती है। आइए 68 देख लिया जाए। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम मधुर होता है, यह कथन किसका है? तो 68 का है डी, भट्टार्क का है। ठीक है ना। आइए 69 देख लेते हैं। चंद्रावली नाटिका के रचनाकार हैं। चंद्रावली नाटिका के रचनाकार कौन हैं? आपको ये बताना है। तो आपका है 69 का सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 70 जो है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका क्या नाम है? 70। तो 70 का आपका है बी, शीर्ष, रंग शीर्ष। ठीक है ना। आइए 71 देख लेते हैं। प्रसिद्ध नाटक रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो 71 का आपका है, 71 का ए, चिरंजीत। चिरंजीत नामक जो है लेखक व रेडियो नाटककार के रूप में फेमस है इस समय। उत्तरायण किसकी कृति है? 72। उत्तरायण किसकी कृति है? तो 72 का आपका हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा की। 73 देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महावर्त के पृथु बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो आपका है 73 का डी, 73 का है डी, पहला राजा में है ये। 74 देखिए, भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई कहाँ हुई? आपको ये बताना है। तो 74 का है सी, कहाँ हुई? बंगाल में हुई। 75 देखिए, बाबू तोताराम ने जिसे जोसेफ एडिसन तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? मतलब बाबू तोताराम जो है जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किए हैं। तो दोस्तों 65 का आपका हो जाएगा बी, 65 का क्या हो जाएगा? बी, कृतांत के नाम से उस नाटक का अनुवाद किए हैं। 66 देखिए, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। तो 76 आपका हो जाएगा, 76 का ए, कार्नेलिया और सुवासिनी। कौन कौन है? कार्नेलिया और सुवासिनी। आइए इसका हम लोग 77 देख लेते हैं कि प्रभु सत्ता एवं शासक वर्ग के गरीब शिल्पी के मध्य रहस्य कथा को किस नाटक से प्रस्तुत विषय बनाया गया? तो दोस्तों 77 का आपका है ए, कोणार्क। ठीक है ना। क्या है? कोणार्क है। ये प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग के गरीब शिल्पी के माध्यम से संघर्ष कथा का जो वर्णन किया गया है। 78 देखिए, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। 78 का है ए, 78 का क्या है? ए, यौन कुंठाओं का। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है। 78 का क्या है? ए है, यौन कुंठाओं का। उसके बाद 79 देख लिया जाए। 79, 79, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक व लास्य रूपक कहा है? तो 69 का है डी, भारत दुर्दशा। 80 देखिए, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो 80 का है सी, सूखी डाली। 80 का सी, सूखी डाली। 81 देखिए, कोर्ट मार्शल नाटक समाज के किस समस्या पर आधारित है? आपको ये बताना है। तो जातिवाद की समस्या पर यह आधारित है। ठीक है ना। आइए 82 देखिए, शीलवती
सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? 82। शीलवती, तो 82 का है बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ये जो है कि शीलवती इनके इसी नाटक की क्या है? पात्र है। ठीक है। 83 देखिए, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत जय चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? आपको ये बताना है। तो 83 का है आपका 83 का बी, यानी चाणक्य द्वारा ये बोला गया है। ठीक है ना। 84 देखिए, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो आपका है 84 का है सी, यानी कि आधे अधूरे आधे अधूरे। ठीक है ना, आधे अधूरे। ठीक। उसके बाद देखिए 85 क्या कह रहा है? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो विकर्षण उसका उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। 85 का है सी, लहरों के राजहंस से यह संवाद लिया गया है। 86 देखिए, मैंने संभावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा। मैं वास्तव में अपने भावनाओं से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। तो 86 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी। 86 का मल्लिका की अंबिका के प्रति ये कथन है। 87 देख लिया जाए, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? तो 87 का हो जाएगा डी, एक पूरा आदमी चाहती है। 88 जो है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी काव्य संग्रह कौन सा है? तो 88 का आपका हो जाएगा ये डी, भोर का तारा। ठीक है ना, ये उनका काव्य संग्रह है। आइए 89 देख ले जाए, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो 89 का है बी, कविता। ठीक है ना, क्या है? कविता है। 90 देखिए, अजात शत्रु का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 90 का आपका है ए। 90 का क्या है? 90 का ए, 1922 में। 91 देखिए, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं? लघु मानव की धारणा, तो ये जो है कि ए से है, नई कविता। 92 देखिए, 92, उड़ गया गर्जता यंत्र गरुड़, वह बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यानी ये पंक्तियां आगे की किस कविता से है? तो 92 का आपका हो जाएगा डी, ये हवाई अड्डे पर विदा, ये इनकी कविता है। यह इसी के लिए लिखा गया है। ठीक है ना। आइए, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? 93, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, आपको ये बताना है। तो 93 का सीधे हम लोग उत्तर पर आते हैं। 93 का है डी, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध क्या है? अनिवार्य है। तो आपका 93 का हो जाएगा डी। ठीक है ना। आइए 94 देख लेते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य विशेषता है? तो है 94 का बी, प्रगतिवादी। क्या है? प्रगतिवादी। 95 देखिए, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमन मंथन करते हैं। ठीक है ना। बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रद्ध विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा 95 का सी। 95 का क्या उत्तर है? सी, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का ये वर्णन यहाँ इस तरह से किया गया है। 96 देख लीजिए। 96 क्या कह रहा है? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? आपको ये बताना है। तो ये है सी, शिव सिंह का। हालांकि कीर्ति सिंह के भी आश्रित थे, लेकिन यहाँ शिव सिंह बताया जा रहा है। 97 जो है, राम प्रसाद कृत प्रलय की छाया, ठीक है ना, के विषय वस्तु
के केंद्र में है, क्या है? तो 97 का सीधे आप आ जाइए डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। आइए 98 देखा जाए, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, आपको ये बताना है। तो 98 का हो जाएगा ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। 99 देख लिया जाए, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। किसके संदर्भ में? कामायनी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो दोस्तों 99 का है सी, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ये जो है कि विकल्प आपका हो जाएगा सही। 100 देखिए, प्रथम रस्म का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो 100 का है बी, पंत द्वारा लिखित है। 101 नंबर देख लिया जाए, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद और भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो 101 का जो आंसर है वह है बी, सुमित्रानंदन पंत। आइए 102 देख लेते हैं। 102 कह रहा है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है, आपको ये बताना है। तो 102 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है ना। इनकी सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में ही हैं। 103 देखिए, 103 किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो 103 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। 104 देख लिया जाए, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, काव्य के संदर्भ में यह विचार है। तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। 104 का ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 105 देखिए, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो 105 का दोस्तों है बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। 106 देखिए, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने अंगों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती है? तो 106 का हो जाएगा दोस्तों सी, मतीराम। क्या हो जाएगा? 106 का उत्तर हो जाएगा मतीराम। 107 देखिए, सगुण अलंकारान सहित 200 रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विभिन्न कहत सब कोय, काव्य पंक्ति काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? 107। तो 107 का ए है, चिंतामणि का है। 108 देख लीजिए, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने का कोई और कवि समर्थ नहीं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? तो दोस्तों 108 का, हाँ 108 का हो जाएगा सी, घनानंद, ठीक है ना। अब आइए 109। 109 क्या कह रहा है? सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद तत्कालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए? तो 109 का है बी, निम्बार्क संप्रदाय में क्या हो गए? वैष्णव हो गए। जब सुजान की उपेक्षा से उनको वैराग उत्पन्न हो गया, जो सुजान जो उनकी प्रेमिका थी, ठीक है ना। आइए 10वां देखिए, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? आपको ये बताना है। 110 का हो जाएगा डी दोस्तों, चिंता मणिभूषण और मतीराम, ये तीनों सगे भाई माने जाते हैं। 111, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष नहीं है, ठीक है ना, समकक्ष हैं सॉरी, अब फिर से देख लीजिए, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है?
ठीक है ना। तो 111 का है ए, बेनी प्रवीण। किस कवि के लिए कहा? तो बेनी प्रवीण के लिए कहा है। 12 देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो 112 का दोस्तों हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13 देखिए, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के किस अंश में मिलता है? तो 113 का आपका हो जाएगा डी, भ्रमर गीत में। 114 देखिए, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको ये बताना है। तो 114 का आपका है सी, नंददास तथा कुंभनदास। ठीक है ना। ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे बल्कि ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 115 देखिए, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? 115 का है ए, पूरनदास का है। 116 देखिए, पौरुष, अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो 116 का हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो आइए 17 देख लिया जाए, 117 देख लिया जाए। प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं कौन है? आपको ये बताना है। तो 117 का दोस्तों है सी, बंशीधर। बंशीधर जो है प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं। ये 18 देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपर्युक्त कथन का किसका है? आपको बताना है। तो 118 का हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल। किसका है ये रामचंद्र शुक्ल का है। 119 देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इसमें से किसका है? दोस्तों 119 का है ए, राम कुमार वर्मा का। किसका है ये? राम कुमार वर्मा का है। ठीक है ना। 120 देखिए, विसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है? विसल देवरासो की नायिका कौन थी? 120। 120 का है डी, राजमती। विसल देव की नायिका कौन थी? राजमती थी। 121 देखिए, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? आपको अब ये बताना है। तो 121 का हो जाएगा सी, ये कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में नहीं गिने जाते हैं। 122 देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? तो 122 का है बी, गारसा द तासी। ठीक है ना। आगे देखिए 123, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो 123 का है बी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो 124 का है सी, रामविलास शर्मा। 124 का सी, रामविलास शर्मा भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ठीक है ना। 125 देख लिया जाए और आज की वीडियो का श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लिया जाए। 125 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का लगभग 993 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो 125 का हो जाएगा सी। ठीक है ना, राम कुमार वर्मा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये श्रृंखला नंबर 6 यानी प्रैक्टिस 6 कंप्लीट होता है। दोस्तों कहीं कहीं मुझे जम्हाई आ रही, उसके लिए सॉरी। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से शानदार
जो सबसे प्रामाणिक किताब इस समय है, युवाओं के लिए चहेता भी है और काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें से मतलब फँसता भी है। यूथ कंपटीशन टाइम्स काफ़ी चर्चित बुक है और इसी का मैं प्रैक्टिस सेट हल करा रहा हूँ। तो आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल मेरे चैनल पर आ जाइए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट यहीं से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।